हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी फॉर एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2022 में आई क्राइम थ्रिलर मूवी पत्तम पूची का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है बटरफ्लाई। इस मूवी को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक सीरियल किलर कई सारे लोगों को बेरहमी से मार देता है। क्या पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ पाती है? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस इंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ जाए और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक न्यूज रिपोर्टर विजय लक्ष्मी को देखते हैं, जो सेंट्रल जेल में एक कैदी सुधाकर से मिलने आई हुई होती है। दरअसल सुधाकर को एक मर्डर केस में 2 दिन बाद फांसी होने वाली थी और उसने अपनी लास्ट विश में विजय लक्ष्मी से मिलने के लिए कहा था। सुधाकर विजय लक्ष्मी को बताता है कि उसने इस्माइल का मर्डर नहीं किया था। वो एक बार कहीं जा रहा था, तभी एक आदमी उससे आकर टकराया और उसके हाथ से एक चाकू नीचे गिर गया और उस चाकू को गलती से सुधाकर ने उठा लिया था और तब तक वहाँ पुलिस आ गई और उसने सुधाकर को पकड़ लिया, क्योंकि वो आदमी उसी चाकू से इस्माइल को मारकर भाग रहा था और पुलिस को लगा कि इस्माइल को सुधाकर ने ही मारा है, इसलिए उसे कोर्ट से फांसी की सजा हो गई। यह सब सुनकर विजय लक्ष्मी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी सुधाकर बताता है कि उसने इस्माइल का तो मर्डर नहीं किया, पर उसने 7 लोगों को बुरी तरह मारा था और जिस सीरियल किलर पत्तम पूची के बारे में वो अपने न्यूज़पेपर में छापती थी, वो पत्तम पूची वो ही है। यह सुनकर विजय लक्ष्मी एकदम शॉक में आ जाती है। तभी सुधाकर लक्ष्मी को एक पेपर देता है और उसे अपने स्टूडियो में जाने के बाद ही ओपन करने को बोलता है। और अब सुधाकर लक्ष्मी से कहता है कि उसे एक मर्डर के लिए तो वैसे भी फांसी होने वाली है, इसीलिए वो चाहता है कि वो उसके 7 मर्डर्स के बारे में न्यूज़पेपर में लिखे और सबको बताए कि सुधाकर ही वो सीरियल किलर है जिसे पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई। उसके बाद लक्ष्मी स्टूडियो आकर उस पेपर को सबके सामने ओपन करके देखती है, तो उसमें एक बटरफ्लाई की ड्राइंग बनी हुई होती है, जिसे देखकर सारे लोग पत्तम पूची के किए गए 7 मर्डर्स वाले न्यूज़पेपर को देखने लगते हैं, क्योंकि पत्तम पूची सारे मर्डर्स करने के बाद बॉडी के पास उस मरे हुए पर्सन की पेंटिंग बनाकर जाता था, जिसमें एक बटरफ्लाई की ड्राइंग भी होती थी। इसीलिए अब वो लोग उस बटरफ्लाई की ड्राइंग को सुधाकर की दी हुई ड्राइंग से मैच करवाते हैं, जो हूबहू मैच भी हो जाती है। और इसी बीच हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसने उन 7 विक्टिम्स को बहुत ही बेरहमी से मारा था। किसी का उसने हथौड़े से सर फोड़ दिया था, तो किसी को चाकू से चीर डाला था। उसके बाद ये न्यूज सारे सिटी में फैल जाती है कि सुधाकर ही पत्तम पूची है और कोर्ट में सुधाकर के अगेंस्ट केस लाया जाता है, जिसमें लॉयर उस ड्राइंग को बेस मानकर प्रूव करती है कि सुधाकर ही सीरियल किलर है। इसलिए कोर्ट पत्तम पूची के केस को रीओपन करके 1 महीने के अंदर री इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस से कहता है। साथ ही इस्माइल के केस को भी री इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जाता है और सुधाकर की फांसी को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। उधर डॉक्टर सुधाकर से पूछते हैं कि वो अपनी गर्दन में झटके क्यों मारता है। तब वो बताता है कि उसे टॉरेटे सिंड्रोम है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का एक पार्ट अपने आप एक्शन करता रहता है और उसे पता भी नहीं चल पाता है। बस इसकी वजह से उसे इरिटेशन बहुत होती है। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर कुमारन को देखते हैं, जो अपने डैड के साथ रहा करते थे। साथ ही वो अपने कांस्टेबल मूर्ति की बेटी रोसलिन को अपने घर पर ही रखा करते थे। वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल थी और कुमारन अपने डैड की केयर की वजह से डेस्क जॉब करना चाहते थे, जिसमें वो टाइम से घर पहुंचकर अपने डैड की केयर कर सकें, क्योंकि वो थोड़ा बीमार रहते थे। पर सीआई कुमारन को पत्तम पूची का केस इन्वेस्टिगेट करने को दे देते हैं और प्रेस मीट में फोटो क्लिकिंग की वजह से कुमारन डिस्टर्ब हो जाते हैं और उन्हें अपने पास्ट के इंसिडेंट के कुछ सीन याद आने लगते हैं। उनकी इस कंडीशन को देखकर मीडिया न्यूज़पेपर में छाप देती है कि कुमारन इस केस के लिए बिल्कुल भी सही ऑफिसर नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने बच्चे को नहीं बचा पाए थे और वो एक लूजर है। यह सब सुधाकर भी न्यूज़पेपर में पढ़ लेता है और जब कुमारन उससे इस केस की डिटेल्स लेने आते हैं तो वो कुछ भी बताने से मना कर देता है और नेक्स्ट डे कुमारन को कॉल करके बताता है कि वो अपने सीरियल किलिंग्स के बारे में सब कुछ बताने के लिए रेडी है, मगर वो ये सब सिर्फ रिपोर्टर लक्ष्मी को ही बताएगा। इसीलिए कुमारन लक्ष्मी के घर उससे मिलने जाता है, जहाँ पर लक्ष्मी की एक बेटी भी होती है, जिसका नाम गीता होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार लक्ष्मी और कुमारन एक रेस्टोरेंट में मिले थे, जहाँ पर उनकी शादी की बात हो रही थी, मगर लक्ष्मी ने कुमारन को ये कहकर मना कर दिया था कि उसे कर्ली हेयर वाला हस्बैंड चाहिए। और प्रेजेंट सीन में कुमारन लक्ष्मी से पूछता है कि क्या उसने किसी कर्ली हेयर वाले पर्सन से ही शादी की है। तब वो हंसते हुए बताती है कि उस टाइम वो एक लड़के से प्यार करती थी
और वो उसी से शादी करना चाहती थी। इसीलिए उसने बहाना बनाकर शादी से मना कर दिया था कि उसे कर्ली हेयर वाला हस्बैंड चाहिए। कुमारन सुधाकर से मिलने के लिए लक्ष्मी से कहता है। पहले तो वो उसके लिए रेडी नहीं होती है, पर बाद में वो मान जाती है। और फिर नेक्स्ट डे कुमारन लक्ष्मी को बताता है कि उसे सुधाकर से उसके मर्डर स्पॉट और मर्डर वेपन के बारे में पूछताछ करनी होगी। और उसके बाद कुमारन लक्ष्मी को एक गन दे देता है उसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि सुधाकर एक सीरियल किलर जो था। वहाँ पर सुधाकर लक्ष्मी से कहता है कि हर कोई मेरे 7 मर्डर्स के बारे में जानता है, क्या वो उसे उसके 8th मर्डर के बारे में बताएं? यह सुनकर लक्ष्मी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके 8th मर्डर के बारे में किसी को भी नहीं पता था। तब सुधाकर बताता है कि ये मर्डर उसका सबसे फर्स्ट मर्डर था और बाकी के मर्डर्स उसने इसके बाद से किए थे। वो बताता है कि एक्चुअली ये मर्डर उसके टोरेंटो सिंड्रोम का सॉल्यूशन था। दरअसल बचपन से ही सुधाकर को एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसे बहुत इरिटेशन होती थी। जब वो 5 साल का था तब से ही उसके फादर हमेशा उसकी माँ को मारते रहते थे। वो उनके साथ जानवरों की तरह बिहेव करते थे, साथ ही वो उसे भी परेशान किया करते थे। मगर जब वो 7 साल का हो गया तो एक दिन उसके डैड को उस पर बहुत प्यार आया और उसके डैड ने उसे रूम में ले जाकर उसका रेप कर दिया। बेसिकली उसके फादर एक पेडोफाइल पर्सन थे। पेडोफाइल पर्सन उसे कहते हैं जो बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करता है। और जब इस बारे में उसकी माँ को पता चला तो वो ये सब सहन नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और सुधाकर उनके लिए बिल्कुल नहीं रोया, बल्कि उसे गुस्सा आया कि वो इस दरिंदे बाप के पास उसे अकेला छोड़कर चली गई। थोड़ा बड़ा होने पर सुधाकर अपने गुस्से को पेंटिंग में उतारने लगा और वो काफी वियर्ड तरीके की पेंटिंग्स बनाने लगता था। एक दिन डॉक्टर ने सुधाकर के डैड से कहा कि सुधाकर को ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल है, जो कि उसकी पेंटिंग में साफ साफ दिखता है। इस पर सुधाकर के डैड ने उसे बेड से बहुत बुरी तरह मारा। वो रोता रहा और उसके डैड उसे मारते रहे। बड़ा होने के बाद उसे अपनी पेंटिंग्स के लिए एक एग्जीबिशन रखा, जिसमें किसी को भी उसकी पेंटिंग्स पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें काफी क्रूरटी और एंगर था। पर एक लड़की रोजी को उसकी पेंटिंग काफी अच्छी लगी और फिर उन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। पर ये सब ज्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं था। एक बार जब सुधाकर रोजी को लेकर कार से कहीं जा रहा था, तभी वो अपने सिंड्रोम की वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने कार का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें रोजी को काफी ज्यादा चोट आई। और इस बात को लेकर सुधाकर के डैड ने उसे फिर से मारना शुरू कर दिया। पर इस बार सुधाकर उनकी ये मार ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया और उसने खुद को बचाने के लिए अपने बाप को मार दिया। यह उसका फर्स्ट मर्डर था। जब उनका ब्लड उसके हाथों पर आकर गिरा तो उसके हाथ कांपना बंद हो गए थे। इससे सुधाकर को लगा कि यही उसके सिंड्रोम का सही इलाज है और तभी से उसके अंदर एक सीरियल किलर पत्तम पूची का जन्म हुआ और वो अपने विक्टिम्स को मारकर उनकी पेंटिंग्स बनाने लगा। इतना सुनाने के बाद सुधाकर बाकी स्टोरी नेक्स्ट डे सुनाने के लिए बोल देता है। उसके बाद कुमारन और लक्ष्मी सारे विक्टिम्स के घर जाते हैं जिन्हें पत्तम पूची ने मारा था, जिससे उन्हें वहां से कोई भी ऐसा कॉमन लिंक मिल जाए जिससे वो ये पता लगा पाए कि पत्तम पूची अपने विक्टिम को किस बेसिस पर चूज करता था। और फिर नेक्स्ट डे सुधाकर से मिलने से पहले कुमारन लक्ष्मी को बताता है कि इस बार वो सुधाकर से विक्टिम्स के हेयर के बारे में पूछे, क्योंकि हर एक सीरियल किलर की तरह पत्तम पूची भी विक्टिम्स के हेयर काटकर निशानी के तौर पर अपने पास रख लेता था। उसके बाद लक्ष्मी सुधाकर के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने अपने फादर को मारने के बाद उनकी बॉडी कहाँ पर रखी। तब सुधाकर बताता है कि वो अपने फादर को कुक करके खा गया। यह सुनकर लक्ष्मी को वोमिटिंग होने लगती है। नेक्स्ट सीन में लक्ष्मी कुमारन के घर आती है, जहाँ पर वो कुमारन के डैड से उसके साथ हुए पास्ट इंसिडेंट के बारे में पूछती है। तब वो बताते हैं कि एक बार कुमारन लिकर डीलर राजेंद्रन के केस को डील कर रहा था। तभी एक दिन कुमारन का बर्थडे था और कुमारन की बेटी माही और उसके डैड ने कुमारन के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, जिसमें माही गिफ्ट लेकर कुमारन की कार में छुप गई थी, क्योंकि उनका प्लान था कि जब कुमारन अपनी ऑफिस पहुंच जाएगा तब माही कार से निकलकर उसे सरप्राइज कर देगी। मगर रास्ते में ही कुमारन को कार में कुछ टिक टिक की आवाजें सुनाई थी और जब उसने कार से उतरकर नीचे देखा तो उसमें बॉम्ब लगा हुआ था, इसीलिए वो वहां से भागने लगा। तभी कार में से उसकी बेटी माही ने उसे बर्थडे विश किया और जब तक कुमारन अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ा तब तक कार ब्लास्ट हो चुकी थी और उसमें कुमारन ने अपनी बेटी को खो दिया था। और उसके कुछ दिन बाद कुमारन की वाइफ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने पॉइजन खाकर अपनी जान दे दी। 2 लोगों की मौत के बाद से कुमारन इस इंसिडेंट से आज तक पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया था और जब भी वो कोई तेज आवाज सुन लेता था तो वो काफी डिस्टर्ब हो जाता था। यह सब बताने के बाद कुमारन के डैड लक्ष्मी से कुमारन से शादी करने के लिए पूछते हैं, पर वो कहती है कि वो तो मैरिड है,
इस पर उसके डैड कहते हैं कि कुमारन ने उन्हें बताया था कि उसका डिवोर्स हो चुका है, और इस बारे में जब लक्ष्मी कुमारन से पूछती है तो वो बताता है कि जब वो उसके घर पर गया था तो वहाँ पर कोई भी जेंट्स शूज नहीं थे, साथ ही वॉल पर उसके हस्बैंड या शादी की कोई तस्वीर भी नहीं थी, इसीलिए वो समझ गया कि उसका डिवोर्स हो चुका है। उसके बाद कुमारन और लक्ष्मी 7 विक्टिम्स की डिटेल से पता लगा लेते हैं कि सुधाकर ने उन्हें क्यों चूज किया था, क्योंकि वो 7 विक्टिम्स अपने फादर से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपनी सक्सेस के पीछे का क्रेडिट अपने फादर को ही दिया था, और सुधाकर फादर नाम से ही बहुत नफरत करता था। और जब इस बारे में कुमारन सुधाकर को जाकर बताता है तो वो कुमारन से कहता है कि वो अपने उस जगह को दिखाने के लिए रेडी है जहाँ पर उसने अपने सारे विक्टिम्स को ले जाकर मारा था, पर उसके लिए कुमारन को उसे अपने साथ ले जाना होगा। कुछ देर सोचने के बाद कुमारन इसके लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सुधाकर ने अपने सारे विक्टिम्स की निशानियां यानी कि हेयर उसी जगह पर छुपा कर रखे होंगे। अगर वो उन्हें मिल जाते हैं तो वो कोर्ट में प्रूव कर पाएंगे कि सुधाकर ही वो सीरियल किलर है जिसने 7 लोगों को ब्रूटल तरीके से मार दिया था, और इससे उनका केस सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट डे सुधाकर अपने हाथ को इंजर्ड कर लेता है, जिससे वो डॉक्टर के पास लाया जाता है, और डॉक्टर कुमारन के कहने पर पुलिस ऑफिसर्स को बोल देते हैं कि सुधाकर को शाम तक रेस्ट करना होगा क्योंकि उसका ब्लड काफी बह चुका है। और फिर सुधाकर कांस्टेबल मूर्ति की ड्रेस पहनकर कुमारन के साथ वहां से निकल जाता है, जहां रास्ते में कुछ लोग उनकी कार पर अटैक कर देते हैं, और वो लोग उन 7 विक्टिम्स की फैमिली से होते हैं जो सुधाकर को मारने वहां पर आए थे, मगर कुमारन उन्हें समझाकर वापस भेज देता है। और तब तक सुधाकर कहीं मिसिंग हो जाता है, और कुमारन के ढूंढने पर वो पास के एक वर्कशॉप में उसे मिल जाता है, जिसके बाद कुमारन उसे वापस पुलिस स्टेशन ले आता है क्योंकि वो और कोई भी हंगामा नहीं चाहता था। उसके बाद नेक्स्ट डे कुमारन को पता चलता है कि पत्तमपूची ने एक आदमी को मार दिया है, और ये सब सुधाकर ने उसी टाइम किया था जब कुमारन उन लोगों से लड़ रहा था, और ये मरने वाला आदमी वो ही था जिसने इस्माइल का मर्डर किया था, और उसकी सजा सुधाकर काट रहा था। कुमारन मर्डर स्पॉट को देखकर समझ जाता है कि ये सब सुधाकर ने ही किया है, और जब ये बात वो सीआई को जाकर बताता है तो सीआई उसे इस केस से सस्पेंड कर देते हैं, और अब 30 दिन कंप्लीट भी हो चुके थे। इसीलिए सुधाकर की कोर्ट में पेशी होती है, जहां पर डिफेंस लॉयर प्रूव करते हैं कि सुधाकर पत्तमपूची नहीं है, क्योंकि जब 2 दिन पहले एक आदमी की मौत हुई थी जो कि बिल्कुल पत्तमपूची की मॉडस ऑपरेंडी थी, तब सुधाकर जेल में ही था, और इस बात की पुष्टि जेल के वार्डन और डॉक्टर करते हैं, क्योंकि अगर वो बोल देते कि सुधाकर उस दिन जेल में नहीं था तो लोगों की जॉब चली जाती। उसके बाद लॉयर एक फेमस आर्टिस्ट इलांगो की हेल्प से प्रूव करता है कि सुधाकर को टोरेनो डिसऑर्डर है, और इस फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से वो सेवन कलर बटरफ्लाई को ड्रॉ ही नहीं कर सकता है। इस पर सुधाकर कहता है कि सर मैं सही से ब्रुश भी नहीं पकड़ सकता हूँ, तो नाइफ से इस्माइल का मर्डर कैसे कर सकता हूँ, मुझे बस इस केस में फ्रेम किया गया है। साथ ही वो बताता है कि उसने जो बटरफ्लाई की ड्रॉइंग लक्ष्मी को दी थी वो उसने लेफ्ट हैंड से बनाई थी, और अब तक जो भी सारे मर्डर हुए थे वो सब राइट हैंड से किए गए थे, और सुधाकर की डिसेबिलिटी की वजह से प्रूव हो गया था कि वो अपने राइट हैंड को सही से यूज भी नहीं कर सकता है, मर्डर करना तो बहुत दूर की बात है। और इन सब एविडेंस को बेस मानकर कोर्ट सुधाकर को दोनों केस से बरी कर देता है और पत्तमपूची को पकड़ने का ऑर्डर्स देता है। यह सब सुधाकर का ही प्लान था। उसके बाद कुमारन सीआई से इस केस को उसे सौंपने के लिए कहता है, पर वो इस केस को चार्ल्स को दे देते हैं। तभी कुमारन कांस्टेबल मूर्ति से कहता है कि अगर वो लोग सुधाकर को गुस्सा दिलाएंगे तो वो कोई ना कोई गलती जरूर कर देगा। उधर सुधाकर उसी ओल्ड फैक्ट्री में आता है जहाँ पर वो सारे मर्डर्स किया करता था, और वहीं उसने एक बॉक्स में उन विक्टिम्स के हेयर से ब्रुसेस बनाए हुए थे जिन्हें वो निशानी के तौर पर संभाल कर रखता था। नेक्स्ट डे सुधाकर साइन करने पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पर कांस्टेबल मूर्ति पहले तो उसे बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं और फिर उसे डर्टी टॉयलेट को क्लीन करने के लिए कहते हैं। इससे सुधाकर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चुप रहता है। नेक्स्ट सीन में रोजलिन का स्कूल में प्रोग्राम होता है जहाँ पर मूर्ति भी गया हुआ होता है। तभी वहाँ सुधाकर पहुंच जाता है और वो रोजलिन को बलून बॉल्स दिखाकर अपने पास बुलाने लगता है। सेम टाइम स्टेज पर रोजलिन नहीं होने की वजह से मूर्ति रोजलिन को ढूंढने लगता है, जहाँ उसे थोड़ी दूर पर रोजलिन खड़ी हुई दिखाई दे जाती है, और जब वो उसके पास जाता है तो उसके सामने सुधाकर खड़ा हुआ होता है। उसे देखकर मूर्ति रोजलिन को साथ में लेकर वहाँ से भागने लगता है। काफी इधर उधर छुपने के बाद सुधाकर मूर्ति को मार देता है, और जब तक कुमारन वहाँ पर पहुँचता है तब तक मूर्ति की मौत हो चुकी होती है। यह देखकर कुमारन को बहुत गुस्सा आता है और वो सुधाकर के हॉस्टल जाकर उसे बहुत मारता है। उसके बाद रात को कुमारन के डैड उससे कहते हैं कि वो लक्ष्मी और गीता को अपने घर ले आए, क्योंकि वहाँ पर उनकी जान को खतरा हो सकता है।
इसीलिए कुमारन लक्ष्मी को फोन करके बता देता है कि वो लोगों को लेने आ रहा है, और तब तक वहां पर सुधाकर पहुंच जाता है। और जब लक्ष्मी घर से बाहर आती है तो सुधाकर उसे किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद ही कुमारन लक्ष्मी के घर पहुंच जाता है, जहां उसे लक्ष्मी नहीं मिलती, और वो बताने के लिए अपने डैड को कॉल करता है। उस टाइम उनका डॉग बहुत तेज भौंक रहा होता है, जैसे कि उसने किसी को देख लिया हो। यह सुनकर कुमारन गीता को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है, और उधर सुधाकर कुमारन के डैड को मारकर बेहोश कर देता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। जब कुमारन घर आता है तो उसे अपना डॉग मरा हुआ मिलता है। साथ ही उसे वहाँ पर एक पेपर और एक ऑडियो कैसेट भी मिलती है, जिसे सुनने पर कुमारन को पता चलता है कि सुधाकर ने उसके डैड और लक्ष्मी दोनों को किडनैप कर लिया है, और उसने उन्हें मारने के लिए दो अलग अलग जगहों पर रखा है, जिसका क्लू उस पेपर पर बनी हुई ड्राइंग में है। उस ड्राइंग को देखकर कुमारन को पता चल जाता है कि सुधाकर ने लोगों को कहीं क्लॉक टावर के पास ही रखा हुआ है, और उधर सुधाकर एक ओल्ड चर्च में पहुंच जाता है, जहां पर वो वहां के वॉचमैन को कहीं बेचकर कुमारन के डैड को एक चेयर से बांध देता है और उनके हाथ की कलाइयों पर नाइफ से कट कर देता है, जिससे उनका ब्लड निकलने लगता है। दूसरी तरफ वो लक्ष्मी के पास जाता है और उसे भी टॉर्चर करने लगता है, जहां लक्ष्मी मौका पाकर अपने हाथ खोल लेती है और एक हैमर से सुधाकर पर अटैक कर देती है, पर सुधाकर बच जाता है और उसे एक रस्सी से बांध देता है। उधर कुमारन उस ड्राइंग से क्लू निकालकर अपने डैड के पास पहुंच जाता है और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा के लक्ष्मी को ढूंढने जाने लगता है। सेम टाइम लक्ष्मी के पास लाइट चली जाती है, इसलिए सुधाकर कैंडल लेने के लिए बाहर जाता है और रास्ते में उन दोनों की कार टकरा जाती है। सुधाकर को देखकर कुमारन उसके पीछे भागता है और उसे मारते हुए पुलिस स्टेशन तक ले आता है, जहां पर सुधाकर नाटक करता है और इंस्पेक्टर चार्ल्स से अपनी जान को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। कुमारन चार्ल्स को समझाने की कोशिश करता है कि इसने लक्ष्मी को कहीं पर छुपा कर रखा हुआ है, पर वो कुछ भी नहीं सुनता है और सीआई को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। साथ ही वो सुधाकर को वहां से जाने के लिए बोल देता है। उधर हॉस्पिटल में कुमारन के डैड की मौत हो जाती है, और जैसे ही सीआई पुलिस स्टेशन आते हैं, कुमारन उनकी कार लेकर भाग जाता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ लक्ष्मी कैसे भी करके सुधाकर के केस से बाहर निकलकर एक शॉपकीपर के पास आ जाती है, और वो शॉपकीपर पुलिस को फोन करके बता देता है कि एक लड़की पत्तमपुची के चंगुल से छूटकर उसकी शॉप पर आ गई है। इस बात की जानकारी कुमारन और सुधाकर दोनों को पता चल जाती है, क्योंकि दोनों के पास ही पुलिस वैन थी जिसमें वॉकी टॉकी लगा हुआ था, और कुमारन के पहुंचने से पहले ही वहां पर सुधाकर पहुंच जाता है और उस शॉपकीपर को मारकर लक्ष्मी को अपने साथ ले जाता है। जब कुमारन वहां पर पहुंचता है तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय एक क्लू के, जो कि लक्ष्मी वहां पर छोड़कर गई थी, जिससे कुमारन को सुधाकर के अड्डे के बारे में पता चल जाता है। कुमारन जैसे ही वहां से बाहर आता है तो पुलिस वहां पर आ चुकी होती है, और अब पुलिस को समझ आ जाता है कि कुमारन ठीक बोल रहा था, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। उधर लक्ष्मी को अपने अड्डे पर लाकर सुधाकर उसे बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और उसे मारने वाला ही होता है कि तभी वहां पर कुमारन आ जाता है, जहां उन दोनों में काफी देर तक फाइट होने लगती है, और वो बाहर आकर उस कार को आग लगा देता है जिसमें गीता बैठी हुई थी। यह देखकर कुमारन को वही पास्ट मोमेंट याद आने लगता है जो कि उसकी बेटी के साथ हुआ था, और फाइनली कुमारन सुधाकर को मार देता है और गीता को बचा लेता है। और नेक्स्ट डे न्यूज में दिखाया जाता है